Good morning. The chapter is respiration, plant respiration. And in this lecture today we will discuss ETS, electron transport chain or electron transport system. The topic is ETC, electron transport chain और electron transport system. तो सबसे पहले इस लेक्चर में जब बात कर रहे हैं ETC की, तो आपको ये पता होना चाहिए ETC का साइट क्या है और द साइट ऑफ ETC कहाँ पर ये चल रहा है, रीज़न क्या है, क्यों इसको आप रन कर रहे हो, क्यों चला रहे हो, बॉडी क्यों इसको रन कर रही है, चला रही है इसको, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या बेनिफिट्स है, ये सारा आपको जनरल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये पता होगा तभी एक टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। उसका रीज़न ये है कि एक बड़ा टॉपिक है, टॉपिक ईजी है लेकिन टॉपिक बड़ा है और आप कोशिश करें इसको समझे, अगर समझ लिया तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन हर बार आता है, एवरी टाइम आपको नीट में, बोर्ड में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। ये टॉपिक टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसको आपने पहले कभी डिस्कस नहीं किया, 9th क्लास 10th क्लास तक इसको डिस्कस नहीं करते हैं। 11th बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी, नीट टारगेट बैच के अंदर इसको डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर ही ये टॉपिक आप पहली बार पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम तभी पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपने नहीं पढ़ा, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है। तो फर्स्ट टाइम कोई भी टॉपिक होता है टफ तो लगेगा। बात कर रहे हैं ETC की, कहाँ हो रहा है ये। द साइट ऑफ ETC इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है। क्यों होता है, अब रीज़न, इसका रीज़न क्या है, क्या बेनिफिट है हमें इससे। तो आप लोगों ने जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल चलाया था, याद करें पुराने लेक्चर्स या रेस्पिरेशन, जब आप ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के अंदर आपने NADH2 FADH2 का फॉर्मेशन किया था। NADH2 और FADH2 से आपको एनर्जी गेन करनी, ATP बनाना है, तो उसके लिए आपको ETS चलाना ही पड़ेगा। ETS, विदाउट ETS आपको कभी भी ATP नहीं मिलेगी फ्रॉम NADH2 और FADH2। तो कोएंजाइम्स हैं NADH2 FADH2, उसको कन्वर्ट करना है, एनर्जी बनानी है, ATP बनाना है, उसके लिए इसको आपको चलाना पड़ेगा। तो सिंपल सा रीज़न इसका कि क्यों आप इसको चला रहे हैं, क्या आपको इससे बेनिफिट है, तो बेनिफिट यही है कि आपको ATP मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैसे, कहाँ चल रहा है। सबसे पहले मैं इसको बना देता हूँ, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती, बहुत बेनिफिशियल भी नहीं होती। दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। ये पूरी इनर मेम्ब्रेन है, इतनी बड़ी, ये मोटी बनाई है मैं, थोड़ी बड़ी बनाई है इसको। ये पूरी इनर मेम्ब्रेन है, ये इतनी पतली आउटर मेम्ब्रेन है, ये इतनी मोटी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, मैं यहाँ शेडिंग नहीं कर सकता इसको, एक्चुअली मुझे यहाँ और भी कुछ बहुत सारी चीज़ लानी है, तो नहीं तो मैं शेडिंग कर देता, आपको पता चलता है इतनी मोटी, ये इतनी थिक इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। अब इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, यहाँ पर होगा कॉम्प्लेक्स थर्ड। एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, बट कंडीशन ये है कि ऐसा मानते हैं कि कॉम्प्लेक्स थर्ड सराउंडेड बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड फर्स्ट और सेकंड से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, इसलिए सेकंड को थर्ड के बाद बनाते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड और सेकंड के बाद में कॉम्प्लेक्स थर्ड आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड है और ये सेकंड है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ, एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। दिस इज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ये शायद आपके जाना पहचाना है, आप इसको पहचानते हैं। F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, बात करेंगे इनकी। तो ये 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं।
दिस इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स सेकंड के बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड, मैं नाम लिख ही देता हूं इनके। दिस इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, मैंने ये कहा थर्ड इज सराउंडेड बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, दिस इज फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। तो ये डिफरेंट 5 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं जहाँ पर ETS चल रहा है, ETS चलेगा। चलें आगे बात करते हैं इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट है, 5 कॉम्प्लेक्सेस सारे इनर मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट है। होता क्या है, जब आपको ETS चलाना है तो उसमें आपको करना क्या होगा, आपको NADH2 को कन्वर्ट करना है NAD के अंदर, आपको NADH2 से NAD का फॉर्मेशन करना है। तो जब आप NADH2 से NAD का फॉर्मेशन करेंगे या फिर FADH2 से FAD का फॉर्मेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यहाँ पूरे में चलेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये, इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफ़र होगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल मूव कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करता है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके यहाँ पर हाइड्रोजन जाएंगे बाहर। एक्चुअल में आपको ATP मिलेगा कैसे, सुनो ध्यान से, मैं बिल्कुल एंड बताता हूँ आपको ATP मिल कैसे रहा, आपको ATP ऑब्टेन कैसे होगा। आपको NADH2 से FADH2 बनाना है, NADH2 से NAD, FADH2 से FAD और ATP ऑब्टेन होगा। लेकिन कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, जब आप हाइड्रोजन को यहाँ से अंदर लेकर आएंगे, यहाँ से आप हाइड्रोजन को अंदर लेकर आएंगे तब ATP बनेगा। अब हाइड्रोजन यहाँ आया कहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर भेजना है और वहाँ से आपको अंदर लेकर आना है। तो ये स्पेस जो है इनके सबके नाम हैं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। दिस इज इंटर माइटोकॉन्ड्रियल या इंटर मेम्ब्रेनियल स्पेस। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की वाइट वाली आउटर मेम्ब्रेन है, ये येलो वाली पूरी इनर मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ये एक्चुअल में है कैसे, आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा, आपने माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा देखा होगा। ये डायग्राम आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहाँ पर ये इस तरह से फोल्डेड लेयर आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो यहाँ पर ये वाइट वाली माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन ये रही, ये येलो वाली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ये रही यहाँ पर। इसके ऊपर ये पिंक कलर के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। बुक में आपको ऐसा अगर मिलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तब भी राइट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा ही मिले आपको बुक में। बुक में आपको फर्स्ट के बाद सेकंड एंड देन थर्ड भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो स्पेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये रहा मैट्रिक्स। तो ये पूरी घूम रही है ना, ये वाइट वाली पूरी ऐसे घूम कर जा रही है। बोर्ड इतना है मैंने नहीं बनाया, नहीं तो बनाता मैं भी इसको। ये येलो वाली पूरी घूमकर इस तरह से चल रही है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है। मैंने एक एरिया बनाया है छोटा सा जहाँ पर इसको लिया है। तो आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये रहा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पर ये येलो वाली इंटर मेम्ब्रेन जिस पर कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। देखो इसके फोल्डेड होने का रीज़न यही तो है, जितनी ज़्यादा फोल्डेड होगी एरिया उतना ज़्यादा होगा इसका खुद का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे। मोर कॉम्प्लेक्सेस हैं तो वहाँ पर ETS ज़्यादा चलेगा, ETS ज़्यादा चलेगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के फोल्डेड होने का रीज़न यही है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है
क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आनी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आएगी यहाँ पर, जिनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको मैंने अभी कहा है, आपको करना क्या है, हाइड्रोजन को यहाँ से भेजना है बाहर। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उनको भेजना है इंटर मेम्ब्रेनियल स्पेस के अंदर, और वहाँ से हाइड्रोजन को लाना है इस 5th कॉम्प्लेक्स से अंदर। इसका नाम है एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ से आपको अंदर लेकर आना है। जब अंदर आएंगे, एंटर करेंगे, उस कंडीशन में फॉर्मेशन होगा एनर्जी का, एटीपी का। ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन बाहर जाने के लिए एनर्जी चाहिए इनको, तो एनर्जी कौन देगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये जाएंगे बाहर। तो आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे, पहली बात तो ये, यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं और इसमें इन्वॉल्व है। कैसे हैं देखें आप, मैं इनके नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हैं आपके FMN, यहाँ पर FMN, FES, यूबिक्विनॉन, यहाँ पर साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C1, दिस इज साइटोक्रोम C1। यहाँ प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम C, यहाँ पर FAD, FES, यूबिक्विनॉन यहाँ पर ही प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 कॉपर सेंटर है, यहाँ पर 2 कॉपर सेंटर, 2 कॉपर सेंटर्स प्रेजेंट है यहाँ पर, और उनके बीच में होगा साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, और वो 2 5th कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेटेज है। चलो बात करते हैं अब होता क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखें। देखो ये टॉपिक मैंने भी कहा है, थोड़ा सा टफ इसलिए लगता है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और चीज़ें बहुत सारी इसके अंदर, और बुक्स में इसके 2 डायग्राम होने चाहिए लेकिन होता एक ही है। तो मैं 2 डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 डायग्राम मैं भी नहीं बनाऊंगा लेकिन उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअल में ये प्रोसेस चल रहा है NADH2 से FADH2 से, तो NADH2 से अलग चल रहा है, FADH2 से अलग चल रहा है, बिल्कुल दोनों आइसोलेटेड है एक दूसरे से। तो उस कंडीशन के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितने हाइड्रोजन जा रहे हैं और आपको कितना मिल रहा है, उसकी बात करेंगे। तो ध्यान से देखें आप इसको, यहाँ पर जब बात करेंगे इसकी, तो सबसे पहले आपके पास में NADH2 से मैं स्टार्ट करूँगा। NADH2 से फॉर्मेशन होगा NAD का, तो यहाँ पर मेरे पास में है NADH2, इससे फॉर्मेशन हुआ NAD का। यहाँ पर टोटल 16 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितना हाइड्रोजन टोटल, 16 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल हाइड्रोजन 16, यहाँ पर टोटल 16 हाइड्रोजन H+ प्रेजेंट है। ठीक है, आप इसको याद रखें। अब होगा क्या, ये जैसे ही NADH2 NAD में कन्वर्ट हुआ तो इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा 2H+, तो मैं यहाँ इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, +2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये पहले भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिलीज हुए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अब FMN के पास। आप लोगों की केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहाँ पर पूरे के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, यही प्रोसेस चलेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसने इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन किया, यूज़ किया, इसने गेन किया है, तो गेन किया तो इसका रिडक्शन हो गया। यहाँ पर यूबिक्विनॉन ऑक्सीडेज भी प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ये ETS इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपको फॉस्फोराइलेशन करना है, फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉस्फेट की एडिंग करनी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो भी मैं बोल रहा हूँ सारा कुछ आप याद रखें और उसको नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो FMN अब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन गए इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे अब इसके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए। तो यहाँ पहले इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र किए, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास में, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास गए। यूबिक्विनॉन फॉर्मेशन हाइड्रोजन गेन करता है और हाइड्रोजन लेकर फॉर्मेशन करता है UqH2 का। तो ये यहाँ पर UQ
H2 का फॉर्मेशन कर देगा। इससे हाइड्रोजन रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर हो जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास। वही रिडक्शन ऑक्सीडेशन चल रहा है प्रोसेस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ गए साइटोक्रोम C1 के पास। साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा साइटोक्रोम C को। ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को ट्रांसफर हो गए। साइटोक्रोम C इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। साइटोक्रोम C इज मूवेबल प्रोटीन प्रेजेंट आउटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है और ये मूवेबल होता है, चलता है, इधर से घूम कर वहाँ चल कर वहाँ चला जाता है। कुछ ऐसे यहाँ से ये जाएगा यहाँ पर अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो ये है आपका साइटोक्रोम C जिसने इलेक्ट्रॉन लिए और इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा इसको। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले इसको, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास आए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास आएंगे। कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वाले कॉपर के पास। इसको आप कॉपर A कॉपर B नाम दे सकते हो, ठीक है। तो कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन आए। अब इन द एंड सबसे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन रिसीवर है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीवर है, दैट इज ऑक्सीजन इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर प्रेजेंट है, हाफ O2 प्लस 2H प्लस और फॉर्मेशन हो जाएगा H2O का। इलेक्ट्रॉन भी आ ही रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह से यहाँ पर आपने वाटर का फॉर्मेशन किया। एक चीज़ और, मैंने अभी शुरू में जो बताया था, हाइड्रोजन बाहर जा रही है, हाइड्रोजन कहाँ आ रहे हैं एक्चुअल में, क्या कंडीशन है देखें ध्यान से। यहाँ जब भी हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो रहा है, हाइड्रोजन का जब भी ट्रांसफ़र होगा, कब होगा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र पर। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ एक से दूसरे के पास में, उसने एनर्जी रिलीज़ की, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके ये जो 16 हाइड्रोजन्स हैं इनमें से जाएंगे बाहर। तो 16 में से बाहर कैसे जाएंगे देखें ध्यान से आप। इससे ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, नाम को मैं हटा देता हूँ, ये नेम्स सारे मैं बाहर लिख दूंगा, इसको यहाँ से हटाते हैं अभी। यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा उस एनर्जी रिलीज़ करेगा, उसको यूटिलाइज करके ये 16 हाइड्रोजन जाएंगे बाहर। ये फिक्स है कौन कितना भेज रहा है। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स 1 है तो कॉम्प्लेक्स 1 रिलीज़ करेगा 4 हाइड्रोजन। कॉम्प्लेक्स 1 से मैं यहाँ बना देता हूँ, कॉम्प्लेक्स 1 से, कॉम्प्लेक्स 1 से टोटल 4 हाइड्रोजन जाएंगे बाहर। ये गए आपके 4H प्लस, ये फिक्स है। कॉम्प्लेक्स 3 से जाएंगे 4 हाइड्रोजन, ये भी फिक्स है। तो यहाँ से भी आप 4 हाइड्रोजन को बाहर रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ से हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएंगे, इससे जाएंगे 4th से, यहाँ से भी जाएंगे टोटल 2 हाइड्रोजन, 2H प्लस, ठीक है। तो ये सारे हाइड्रोजन अब मिलकर अंदर एंटर करेंगे। जब ये अंदर एंटर करेंगे तब यहाँ पर फॉर्मेशन होगा ADP प्लस PIसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, जिसको आपको यूटिलाइज करना है। एनर्जी मिलेगी आपको इससे, इसको यूटिलाइज करके आप अब सारे अपने फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस कर सकते हैं। आपने क्या किया अभी तक, NADH2 बनाए, 16 थे, यूटिलाइज कितना हुए हैं 10। ध्यान दे वापस, मैंने क्या किया है, मैंने ये TS कंप्लीट हो गया, ये TS पूरा हो गया, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। बट ये मैंने अभी रन किया है ओनली विद द हेल्प ऑफ NADH2, ओनली बाय NADH2, FADH2 से नहीं किया है। तो NADH2 जब आप करोगे तो याद रखें, NADH2 से जब ETS चल रहा है तो 10 हाइड्रोजन अंदर से जाएंगे बाहर
और उससे फॉर्मेशन होगा ATP का। रिमेनिंग 6 हाइड्रोजन किससे जाएंगे? FADH2 से। जब आप FADH2 से इसको रन करोगे तो 6 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे। ठीक है, कैसे जाएंगे अभी डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट आता है आपके FADH2 से। FADH2 बन कहाँ पर रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में नहीं बन रहा, और क्रैब साइकिल में भी एक ही जगह पर आपको FADH2 ऑब्टेन हो रहा है। याद करें, एसिटाइल कोएंजाइम A था, सिट्रिक एसिड बनाया था उसने, सिट्रिक एसिड से सिसेकोनिटिक, आइसोसिट्रिक और ऑक्सिलोसक्सिनिक, अल्फा कीटोग्लूटारिक, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, ये सब बनाता। तो हाँ, मैलेट, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलोसिक एसिड छोड़ेंगे उसको। यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। तो जब आपने सक्सिनेट से फ्यूमरेट, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनाया, तब आपको ऑब्टेन हुआ था FADH2। तो यहां पर सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। तो जब सक्सिनिक से फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, FADH2 से हाइड्रोजन को रिलीज करना है, कौन करेगा? एक ही तो है, डिहाइड्रोजिनेज। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो डिहाइड्रोजिनेज है। डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेगा FADH2 को FAD के अंदर, और रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, इलेक्ट्रॉन गए इसके पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर। वही 2 इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, नहीं लिखे तब भी चलेगा, मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर UQ से वही UQH2 का फॉर्मेशन होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, UQH2 यूबिक्विनोन H2 का फॉर्मेशन होगा, और मतलब रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर इससे आगे इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे इसके पास। अब वही साइटोक्रोम B से FES से साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C आगे लेकर जाएगा कॉपर को, साइटोक्रोम A3 कॉपर, एंड देन O2 के पास। तो सिंपल सा प्रोसेस FADH2 से चला। अब FADH2 से जब चलेगा तो देखो इसमें सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास आए, इसके पास आए। तो जब आप FADH2 से रन कर रहे हो तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स काम आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट जब आप NADH2 से रन कर रहे थे तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। तो मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको ठीक रहेगा। जब बात कर रहे हैं यहाँ पर NADH2 से, तो जब आप NADH2 से रन करोगे तो कॉम्प्लेक्स आपके काम आएंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे फिफ्थ से हाइड्रोजन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नहीं लिखें तब भी चलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं FADH2 से। तो जब FADH2 से आप चेक करेंगे तो FADH2 से आपको जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स यूटिलाइज हो रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। अब आप कैलकुलेट करें एक बार, टोटल कितने हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हुआ, कैलकुलेट करें। जब मैंने NADH2 से रन किया इसको तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट से गए 4 हाइड्रोजन, थर्ड से गए 4 हाइड्रोजन, फोर्थ से गए 2 हाइड्रोजन। तो NADH2 से टोटल ट्रांसफ़र हुआ 10 हाइड्रोजन का। यहाँ पर टोटल ट्रांसफ़र हुआ है 10H+ का। 10H+, कब? जब मैंने इसको NADH2 से रन किया। सिमिलरली जब मैं FADH2 से रन करूँगा इसको, तो यहाँ पर जब FADH2 से करूँगा तो इसमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ काम आ रहे हैं। सेकेंड तो वैसे भी हाइड्रोजन का आगे नहीं जा रहे, तो थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे। तो यहाँ पर टोटल काउंट करें आप, इससे जाएंगे 4, इससे जाएंगे 2, तो 4 + 2 6, टोटल 6 हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर रिलीज हो रहे हैं। हो गए 16। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 16 हाइड्रोजन कैसे हुए? NADH2 से जब आप ETS को रन कर रहे हो तो टोटल इस
इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर हाइड्रोजन जाएंगे टोटल 10 हाइड्रोजन NaDH2 से। FeDH2 से रन करोगे तो टोटल 6 हाइड्रोजन जाएंगे, ठीक है। NaDH2 से रन कर रहे हो तो यहाँ से अंदर एंटर, एक NaDH2 से 10 हाइड्रोजन एंटर करेंगे, एक FeDH2 से यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एंटर करेंगे। बस इतना सा एक कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है यहाँ पर एनर्जी कितने ATP जो बन रहा है वो ATP कितने हाइड्रोजन बना रहे हैं, कितने हाइड्रोजन है जो ATP का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्पेशियस करता हूँ, इसको हटाते हैं यहाँ से, मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ। सिक्सटीन हाइड्रोजन थे वो मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, ऐसा नहीं लगे कि ये यहाँ से आए, ठीक है। ये यहाँ से कहीं से भी आ रहा है अंदर, ये इससे नहीं जा रहा। चलो यहाँ बात करते हैं अब आपको कितने हाइड्रोजन कहाँ ATP कैसे देंगे। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट, एक है न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है और एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पहले बात करेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट की। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 3H+1 ATP, इसका मतलब क्या है, जब यहाँ से 3 हाइड्रोजन अंदर आएंगे ना तब एक ATP का फॉर्मेशन होगा। जब यहाँ से 3 हाइड्रोजन अंदर एंटर करेंगे तब एक सिंगल ATP का फॉर्मेशन होगा। तो 3 हाइड्रोजन से 1 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको 1 ही लिख देते हैं, 1 ATP, ठीक है। तो ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, 3 हाइड्रोजन से 1 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो 3 हाइड्रोजन से 1 ATP का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो NaDH2 से टोटल कितने ATP बनेंगे। तो NaDH2 से ट्रांसफ़र हो रहे हैं 10 हाइड्रोजन, तो 10/3। तो जब मैं बात करूँगा NaDH2 की, NaDH2 से मैं करता हूँ तो 10/3 और मुझे मिलेगा 3.33 ATP, 3.33 ATP। तो यहाँ पर एक NaDH2 से मुझे 3.33 ATP ऑब्टेन होंगे। कैसे होंगे समझ में आया आप लोगों को? ध्यान से देखें, मैंने ये कहा कि 3 हाइड्रोजन जब यहाँ से एंटर करेंगे तो एक ATP का फॉर्मेशन होगा। तो जब 3 हाइड्रोजन यहाँ एंटर कर रहे हैं, एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 10 हाइड्रोजन एंटर करेंगे तो कितने ATP का फॉर्मेशन होगा। तो 10 हाइड्रोजन को एंटर करवाया है तो 10/3 कर दिया, तो 3.33। सिमिलरली FeDH2 का अगर कैलकुलेट करें तो देखो ये फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है इसका। तो यहाँ आप बात करें अगर FeDH2 की, तो मैं करूँगा 6/3, क्योंकि 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं ना FeDH2 से। ये देखें आप, यहाँ 6 हाइड्रोजन मैंने लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, तो 6 हाइड्रोजन जब एंटर कर रहे हैं तो मैं लिख दूंगा 6/3। आंसर मिल जाएगा मुझे टोटल 2 ATP। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जिससे आपको ये पता चला कि कितने ATP बनेंगे हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र से। तो ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो बुक्स में मिल जाता है। एक न्यू कॉन्सेप्ट और बताता हूँ मैं आपको, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं एक्सटेंड करता हूँ इसको। तो यहाँ पर ये तो हो गया है आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर 4 हाइड्रोजन 1 ATP देते हैं। आपको एक ATP कैसे ऑब्टेन होगा, जब आप 4 हाइड्रोजन को यहाँ एंटर करेंगे तब आपको एक ATP ऑब्टेन होगा। तो आपको 4 हाइड्रोजन का यहाँ एंटर करना होगा, उससे एक ATP बनेगा। ओल्ड कॉन्सेप्ट तो 3 है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एंटर करेंगे तो 1 ATP का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब इससे अगर कैलकुलेशन करें तो करते हैं कैलकुलेशन। तो ये है मेरे पास में NaDH2 से करते हैं तो 10/3 किया, यहाँ 10/4 करेंगे क्योंकि 4 हाइड्रोजन दे रहा है ना एक ATP, तो टोटल हाइड्रोजन तो वही सेम है, 10 हाइड्रोजन है, तो 10/4 कर देंगे। तो यहाँ पर 10/4 टोटल मुझे मिला यहाँ पर 2.5 ATP।
2.5 ATP मुझे यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ FADH2 से, तो ये NADH2 था, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, आपको क्लियरली विजिबल होगा NADH2। और अब बात करते हैं FADH2 से, तो यहाँ पर 6/4, जैसे यहाँ 6/3 किया था वहाँ 6/4 करेंगे। इसमें और कुछ करना ही नहीं है आपको। ज़्यादा बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ज़्यादा टफ मैथ्स नहीं आती है, हमारे लिए बहुत इजी मैथ्स होती है, सिंपल सा करना है और कुछ है ही नहीं इसमें। तो 6/4 इक्वल्स टू 1.5, तो आपको 1.5 ATP मिलेंगे FADH2 से, 2.5 ATP मिलेंगे NADH2 से। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया जो बुक्स में गिवन है, इसीलिए इसको 3.33 को 3 मानते हैं। तो ये था आपका ATP पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं इनके नाम यहाँ जो मैंने रफ किए थे उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको भी बाहर ले लेते हैं। दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल, inner membrane, this is mitochondrial, outer membrane, and this is intermembranial स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। और यहाँ मैंने लिखा है मैट्रिक्स, तो इसको भी मैं थोड़ा सा सेम कलर का कर देता हूँ। दिस इज मैट्रिक्स, तो ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, इसको भी अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर अब ये पूरा हो चुका है टॉपिक, इसमें आप अपने प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दो, इनके सबके अपने अपने नाम हैं। ये NADH2 डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स, FAD यहाँ पर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ATP सिंथेटेज। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं इन सबके अपने नाम है। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5 इनको कहते हैं और नाम है। ATP सिंथेटेज में यहाँ पर ये मैंने लिखा नहीं इसको, दिस इज F0, this is F0 and this is F1, ठीक है। ये F0 पार्टिकल, ये F1 पार्टिकल। ऐसा आप कभी अज्यूम मत करना कि ये गोल है तो ये F0 होगा, ऐसा नहीं है। F0 वही है, F1 ये वाला है, आप इसको याद रखें। तो सिंपल सा प्रोसेस था। एक बार फिर से मैं आपको क्विक रिवाइज कर देता हूँ, एक क्विक रिवीजन में इसका कर लेता हूँ आपके लिए, आप इसको देख लें, समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ETS है, ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर चल रहा है। इसमें आपको हाइड्रोजन को मैट्रिक्स से भेजना है इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, वहाँ से ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से अंदर लाओगे तो आपको ATP ऑब्टेन हो जाएंगे। इसमें आप कर क्या रहे हैं, NADH2 से ATP, FADH2 से ATP बना रहे हो। ऐसा नहीं NADH2 को कन्वर्ट कर देंगे सीधा, उसमें NADH2 से हाइड्रोजन निकलेंगे, हाइड्रोजन बाहर जाएंगे और वहाँ से अंदर आएंगे। और बाहर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो रिक्वायर है, वो ऑब्टेन होगी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना है तो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5, सेकेंड इधर है, थर्ड इधर है, ठीक है। आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटिन्यू भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो NADH2 से डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, हाइड्रोजन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन चला जाएगा बाहर, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो लिया फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, स्पेस नहीं तो मैं नाम लिख देता इनके, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FES प्रोटीन, यूबिक्विनोन, UQ यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम CYT, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर सेंटर है, 2 कॉपर सेंटर यहाँ पर मिलेंगे। ये CU जो है कॉपर सेंटर है, तो इसको आप CUA, CUB भी लिख सकते हो, कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर B। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब NADH2 से होगा, तो इसमें जब NADH2 से FADH2 से हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जब NADH2 से रन होगा तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ और वहाँ से अंदर आ जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीवर इज ऑक्सीजन। जब ये आप प्रोसेस रन करो FADH2 से तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ और वहाँ से अंदर आ जाएगा।
हाइड्रोजन अंदर आएंगे सारे, एंटर करेंगे 5th कॉम्प्लेक्स से ATP सिंथेसिस से। बस ये इतना सा सिंपल सा टॉपिक था। आप नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड एंड दिस विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर नोट्स।